हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपने चैप्टर 1 के पार्ट 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आगे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारा टॉपिक है आधुनिक उद्योग का निराशाजनक विकास। ब्रिटिश राज में भारत में आधुनिक उद्योग का विकास बहुत ही निराशाजनक हुआ था, जिन्हें हम 3 बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। पहला है, निजी उद्यमियों द्वारा कुछ उद्योगों को ही स्थापित किया गया, जिनमें लोहा एवं इस्पात का उद्योग, चीनी, सीमेंट तथा कागज की मिलें ही शामिल थीं। सेकंड, आधुनिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य की जो भागीदारी थी वो बहुत ही सीमित थी। जो राज्य की भागीदारी थी वो केवल वहाँ तक ही सीमित थी जहाँ पर ब्रिटिश वस्तुओं के लिए भारतीय बाजारों का विस्तार किया गया था। थर्ड, उच्च गुणवत्ता से युक्त जो पूंजीगत वस्तु बनाने वाले उद्योग थे उनको स्थापित नहीं किया गया था। इन उद्योगों के अभाव में भारत में जो औद्योगिकरण था वो केवल एक तरफा बना रह गया था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो था वो पूरा पिछड़ा हुआ था तथा उसमें सीमित समृद्धि ही थी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार। प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वो बहुत ही ऊंचा रहा था, किंतु भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप इसका अंत हो गया। भारत से तैयार वस्तुओं का निर्यात होने लगा और ब्रिटेन से शुल्क मुक्त आयात होने लगा तैयार वस्तुओं का। ऐसा ब्रिटिश सरकार के विभेद मूलक व्यापार तथा तटकर नीति के लागू होने के कारण हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विदेशी व्यापार की जो स्थिति थी वो हम इन पॉइंट्स द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्राथमिक उत्पादकों का शुद्ध निर्यात एवं तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयात। भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण के कारण भारत कच्चे माल तथा प्राथमिक वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बन गया और वहीं दूसरी ओर यह ब्रिटिश उद्योग द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक बनकर रह गया। यही निर्यातों और आयातों की रचना भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ापन को प्रकट करती है। सेकंड पॉइंट है भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकृतीकरण। ब्रिटिश शासन के दौरान देश के निर्यात और आयात ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार में पूर्ण रूप से चले गए। थर्ड पॉइंट, व्यापार में अधिक्य परंतु केवल अंग्रेजों के लाभ के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे निर्यात हमारे आयात से हमेशा अधिक रहते थे, परंतु इस अधिक्य का प्रयोग हमारे देश की समृद्धि और विकास के लिए नहीं किया गया, अपितु भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चों और सरकार द्वारा लड़े गए युद्धों के खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था। प्रशासनिक खर्चों और युद्ध के खर्चों के कारण भारत से संपत्ति का बड़ी मात्रा में निष्कासन हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा पिछड़ती गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश शासन के दौरान जनाक्य रूपरेखा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान जनाक्य अवस्था उन सभी विशेषताओं को प्रकट करती है जो एक गतिहीन तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्था में देखी जाती हैं। जैसे पॉइंट 1, जन्म दर तथा मृत्यु दर। जन्म दर वह दर है जो प्रति व्यक्ति के जन्म में बच्चे की दर जन्म दर कहलाती है तथा मृत्यु दर वह दर है जो प्रति 1000 व्यक्ति की दर को दर्शाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। 48 तथा 48 प्रति 1000 थे, जो उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को दर्शा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर वह दर है जो प्रति 1000 जन्मे बच्चे में से 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे की मृत्यु दर होती है। जो ब्रिटिश शासन के दौरान शिशु मृत्यु दर थी वो भी बहुत उच्च थी, यह लगभग 218 प्रति 1000 थी। इसकी तुलना में वर्तमान में यह 34 प्रति 1000 ही रह गई है।
तीसरा पॉइंट है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा वह औसत जीवन अवधि है जिसमें व्यक्ति जीता है। ब्रिटिश शासन के दौरान जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष की ही थी, जबकि वर्तमान में यह बढ़कर 69 वर्ष की हो गई है। फोर्थ पॉइंट है साक्षरता दर। साक्षरता दर वह दर है जो पढ़े लिखे लोगों की दर को बताती है। साक्षरता दर लगभग 16% ही थी। यह भी सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी थी। स्त्री साक्षर दर तो और भी दयनीय तथा दुखद थी। यह केवल 7% ही थी। यह समाज में पाए जाने वाले लिंग भेद का सूचक है। अतः ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश की जनकीय रूपरेखा काफ़ी ही निंदनीय और दयनीय थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा। स्टूडेंट्स, व्यावसायिक ढांचा वह ढांचा है जिसमें कार्यशील जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वितरण होता है। इसमें कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख स्रोत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 72.7% कार्यशील जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। सेकंड पॉइंट, उद्योग व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कार्यशील जनसंख्या का केवल 9% भाग निर्माण उद्योग, खनन इत्यादि में लगा हुआ था। थर्ड पॉइंट है असंतुलित विकास। विकास को संतुलित तभी कहा जाता है जब अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों का समान विकास हो, किंतु हम देख सकते हैं कि कृषि में अधिक जनसंख्या अग्रसर थी, उद्योग में कम थी। इससे पता चलता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय एक तरफा ही थी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय एक तरफा थी और पिछड़ी हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आधारिक संरचना, रेलवे का विकास हो चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बंदरगाह का विकास भी हो चुका था। डाक तार का विकास प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए किया जा चुका था। देश के विभिन्न भाग में कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए सड़कों का भी विकास हो चुका था आधारिक संरचना के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्या भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी था। हाँ, भारत में ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी थे, किंतु ये सकारात्मक प्रभाव कुछ ही थे। जैसा फर्स्ट हैगा कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही किसानों को निर्वाह खेती से व्यापारीकरण की खेती के लिए अग्रसर किया गया था तथा उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से भी अवगत कराया गया था। सेकंड पॉइंट है रोजगार के नए अवसर। रेलवे तथा सड़कों के विस्तार ने आर्थिक और सामाजिक विकास के कई नए अवसर खोल दिए थे। थर्ड पॉइंट है अकाल पर नियंत्रण। यातायात के तीव्र साधनों के विस्तार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों को शीघ्रता से खाद्य सामग्री पहुंचाई जाने लगी थी। फोर्थ पॉइंट है विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। ब्रिटिश शासन के दौरान वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान मौद्रिक विनिमय प्रणाली ने ले लिया था। फिफ्थ पॉइंट है कुशल प्रशासनिक प्रणाली। भारत को ब्रिटिश सरकार की एक महत्वपूर्ण देन कुशल प्रशासनिक प्रणाली भी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे और चैप्टर्स को ऐसे ही पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।